हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरवी जोशी और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखे और अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आज के सेशन की बात कर लेते हैं। आज के सेशन में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको किस ऑर्डर में भरा जाएगा, कौन कौन से रूल्स को हमें वहाँ फॉलो करना होता है। तो ये सब बातें इस सेशन में होने वाली है। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले परमाणु में कक्षकों का भरा जाना। परमाणु में कक्षकों का भरा जाना, इसके लिए बात कर लेते हैं। विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऑफ-बाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। ऑफ-बाउ नियम की बात करें, पाउली अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें, हुंड के अधिकतम बहुलकता नियम जिसको हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी कहा जाता है, और कहीं ना कहीं ये कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं पर आधारित होते हैं। तो ये सब बातें होने वाली है इसी सेशन में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला रूल यहाँ पर आता है, ऑफ-बाउ नियम की बात करते हैं। ऑफ-बाउ नियम में ऑफ-बाउ शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है निर्माण होना। कक्षकों का निर्माण होने से अर्थ है कि कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरे जाना। अब बात आती है कि ये नियम कहता क्या है। ये नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु की तटस्थ अवस्था में जब आप कक्षकों को भरेंगे तो कक्षकों को भरते समय आप उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल्स या कक्षकों को भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑफ-बाउ नियम का क्या मतलब है। ऑफ-बाउ ने कहा, ऑफ-बाउ नियम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब भी किसी एटम की बात होगी, जब भी किसी परमाणु की बात होगी तो उसमें ऑर्बिटल्स होंगे। अब एटम में जो ऑर्बिटल्स भरे जा रहे हैं वो उसकी ग्राउंड स्टेट में भरे जा रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट में जब आप ऑर्बिटल्स को भर रहे हो तो आप ध्यान में रखें कि ऑर्बिटल्स को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरना होगा। अब बात आती है, इतना तो हमें समझ आ गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है और किस ऑर्बिटल की ऊर्जा ज़्यादा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं N+L रूल। लास्ट सेशन में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कि N+L रूल क्या होता है। तो हमें क्या करना होगा कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए N+L वैल्यू यहाँ पर निकालना पड़ेगा। इसके लिए जैसे हमने कह सकते हैं कि जिस भी ऑर्बिटल के लिए N+L वैल्यू कम होगा, जिस भी ऑर्बिटल के लिए N+L वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। साथ ही जिस ऑर्बिटल के लिए N+L वैल्यू ज़्यादा होगा उस ऑर्बिटल के लिए एनर्जी ज़्यादा होगी और ऐसे में इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में भरा जाएगा। यही बातें हमें याद रखनी है। तो कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कुछ ऑर्बिटल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर दिया है कक्षक, उसमें बताया गया है कि N का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू क्या है और N+L वैल्यू वहाँ पर कितना होगा। अब जैसे अगर आप 1s की बात करें तो 1s में जो आपको ये 1 दिख रहा है, ये 1 क्या है, N वैल्यू होगा। N का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखिए। L वैल्यू जो होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि L बराबर जब 0 होता है, L बराबर जब 0 होता है तो S सब सेल डिसाइड होता है। क्या होता है, S। तो जो S है उसके लिए L का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे आप यहाँ से मिलेगा आपको टोटल 1, ठीक है। सेकंड आप देख सकते हैं 2s में आप देख सकते हैं N का वैल्यू 2 हो जाएगा, S के लिए 0 होता है L का वैल्यू, और ऐसे में 2 + 0 = 2। नेक्स्ट है यहाँ 2p, अगर आप देखें तो 2 जो होगा यहाँ पर N का वैल्यू हो जाएगा, P के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 2 + 1 टोटल 3 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, आप 3s के लिए देख लीजिए। 3s में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 क्या है, यहाँ पर N का वैल्यू 0 जो है, S L बराबर जब 0 होता है तो उसको हम S टर्म करते हैं, ठीक है। तो 3 + 0 = 3। 3p की बात कर लें तो 3 + 1 टोटल हो जाएगा 4। इस तरीके से आप ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बिकॉज एक बात आपको याद रखनी है कि जब L की वैल्यूज़ आपको दी होती है इस तरीके से, L बराबर 0 1 2 3 इस तरीके से होता है। ये चीज़ हमने पहले डिस्कशन किया है। तो सब सेल की बात कर लें तो ये S होता है, ये P होता है, ये D होता है, और ये 3 के लिए कितना होगा यहाँ पर, F होगा। इस तरीके से आप ये बातें याद रख सकते हैं और N का वैल्यू आपको डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ से। तो N+L वैल्यू जो है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 4 + 0, यहाँ पर 3 + 2, यहाँ पर 4 + 1, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि कुछ और बातें यहाँ पर देख लेते हैं। इतना तो हमें पता चल गया कि जिस भी ऑर्बिटल के लिए N+L वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, और जिस ऑर्बिटल के लिए N+L वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन
बाद में आएगा बिकॉज उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ऐसा हो सकता है कि किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l वैल्यू आपको बराबर मिल जाए, ठीक है, इक्वल में मिल जाए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अगर ऐसा हो कि किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l वैल्यू बराबर हो, तो ऐसे में आप क्या देखेंगे, n वैल्यू को देखेंगे कि किस ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू कम है। जिस ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू, जिस ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू कम होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। और जिस ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ध्यान से देख लो। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर इस ऑर्बिटल के लिए n2p ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू आया 3। वहीं अगर आप 3s की बात करेंगे तो इसके लिए भी n+l वैल्यू कितना आया 3। तो दोनों के लिए आपको 3 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर n की वैल्यू देखेंगे। n वैल्यू जिसके लिए कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा बिकॉज उसकी एनर्जी कम रहेगी, ठीक है। तो 2p के लिए जहाँ पर n बराबर 2 है वो 3s से कम एनर्जी वाला होगा, ऐसे में उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। सेम यहाँ पर देख लो, अगर आप 3p की बात कर लें, 3p में देख लो और 4s में देख लो, टोटल वैल्यू कितना मिला आपको, n+l 4 मिला। तो क्या करेंगे, n का वैल्यू देखेंगे, जहाँ पर n वैल्यू कम होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले आएगा बिकॉज उसकी एनर्जी कम रहेगी। तो 3p की एनर्जी जो है वो 4s से कम रहेगी, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पहले 3p में भरा जाएगा, बाद में 4s में भरा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देख लो कि 3d का जो आपको मिला वो 5 मिला और यहाँ से आपको कितना मिला, 5 मिला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें 3d में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा और 4p में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान से देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है, दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी कह सकते हैं, ध्यान से देखना, दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरा जाता है और उनको भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरा जाता है। आप ये जान चुके हैं कि किसी भी कक्षक की जो ऊर्जा है वो प्रभावी नाभिक के आवेश पर निर्भर करती है, ठीक है। ये बात हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो रहे होंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो ज़्यादा एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। तो ऐसे में एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होने से एनर्जी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रभावी नाभिक के आवेश जो है वो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कक्षकों पर इसका परिणाम भिन्न होता है, इसलिए ऐसा कोई भी एक क्रम निश्चित करना जरूरी नहीं है या हो भी नहीं सकता जो सभी परमाणुओं के लिए बिल्कुल सही हो। तथापि कक्षकों की ऊर्जा का निम्नलिखित बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर दिया गया है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1s में सबसे पहले भरा जाएगा, 2s में उसके बाद 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d एंड 6p और 7s। इस तरीके से आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है, यानी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में भरे जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एनर्जी सबसे कम है, उससे ज़्यादा इसकी होगी, उससे ज़्यादा इसकी होगी, उससे ज़्यादा इसकी होगी। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है और ये हम आसानी से निकाल सकते हैं किस रूल को फॉलो करते हुए, n+l रूल को फॉलो करके आप ये ऑर्डर आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इस क्रम को चित्र 2.17 में दिखाया गया विधि द्वारा याद किया जा सकता है, यानी एक ट्रिक के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। सबसे ऊपर से शुरू करते हुए तीर की दिशा कक्षकों के भरने का क्रम दर्शाती है। बाह्य संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के लिए यह क्रम सभी परमाणुओं के लिए असाधारण रूप से सही माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप कुछ बात कर लें, जैसे पोटेशियम की बात करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए पोटेशियम में संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3d और 4s में से किसी एक में भरा जाएगा, ठीक है। अब आप पोटेशियम की बात कर लें, ठीक है। पोटेशियम जो आता है ना वो 19 पर आता है, पोटेशियम 19 पर आता है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। कितने हो गए, 2p6 एंड 3s2, 3p6। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2, 2, 4, 10 और ये हो गया 18। एक इलेक्ट्रॉन को अभी भरना है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1s भर गया, 2s भी भर गया, 2p भी पूरे तरीके से भर चुका है और इसी तरीके से 3s भी भर गया और 3p भी भरा जा चुका है। लेकिन अब इसके बाद कौन आएगा, अब इसके बाद दो ऑर्बिटल्स आ सकते हैं जिसमें एक का नाम आता है 3d और दूसरे का नाम आता है 4s। अब डिसाइड ये करना होगा कि इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भरना होगा।
तो बात करते हैं कि सबसे पहले 3D की बात करते हैं। 3D के लिए अगर आप n+l वैल्यू को देखेंगे तो कितना आएगा, n+l वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 3+2, यानी कि यहाँ पर आता है 5s, सॉरी 5, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे l बराबर 0 s होता है, l बराबर 2 1, l बराबर 1 जो होता है वो कितना होता है p, और 2 जो होता है वो कितना होता है d। तो इस तरीके से 3+2 यानी 5 जो होगा वो 3D के लिए आएगा n+l वैल्यू। 4s की बात कर ले तो यहाँ पर 4+0 यानी 4 रहेगा। इसका मतलब है कि 4s के लिए n+l वैल्यू कम है, इसकी एनर्जी कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 3D या 4s में से किसी एक में आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, जिसका मतलब है 4s1 आएगा यहाँ पर। और जैसा कि इस क्रम को पूर्वानुमानित किया जा सकता है, यह इलेक्ट्रॉन 4s में पाया जाता है। उपरोक्त क्रम को ऊर्जा को भरने के लिए कामचलाऊ मार्गदर्शक माना जा सकता है। बहुत बार कक्षकों का ऊर्जा स्तर मिलता जुलता हुआ होता है। तो जिस ट्रिक और जिस विधि की यहाँ पर बात की जा रही है वो डायग्राम यहाँ पर आपको दिया गया है। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा इस चीज़ को, ठीक है। अब ध्यान से देख लो ना यहाँ पर क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि ये जो 1s है सबसे पहले 1s में भरा जाएगा, उसके बाद फिर 2s में भरा जाएगा, फिर 2p में भरा जाएगा। तो जिस ऑर्डर में इसको दिया गया है ना, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आए और इस तरीके से इधर आए, इस तरीके से इधर भरा जाएगा, फिर इधर आएंगे, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में आपको आगे बढ़ना है, यानी सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, ठीक है। इस तरीके से आप 4f और 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, इस ऑर्डर में इनको भरा जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, वो n+l रूल याद रख लें। बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और परमाणुओं की संरचना में हल्का सा परिवर्तन जो है, अब परमाणु की संरचना में हल्का सा परिवर्तन कक्षकों के भरने के क्रम को परिवर्तन कर सकता है। बिकॉज हमें पता है कि किसी भी एटम की स्ट्रक्चर ना काफ़ी हद तक किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। यह होते हुए भी उपरोक्त क्रम परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है, यदि यह याद रखा जाए कि इसमें अपवाद हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं अपवाद, तो उसकी भी यहाँ पर बात करने वाले हैं आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में। तो देखिए यहाँ पर सबसे सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है पाउली अपवर्जन सिद्धांत। पहला हमने पढ़ा अफबाउ रूल, सेकंड यहाँ पर आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये कहता है कि विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, विभिन्न कक्षकों के अंदर भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसे ऑस्ट्रिया के वोल्फगंग पाउली नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम के अंदर उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक जैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्या इसका मतलब ये है कि जब भी किसी एटम की बात आप कर रहे हैं और किसी एटम में जब ऑर्बिटल की आप बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जब भरा जाएगा तो एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बिल्कुल बराबर नहीं हो सकती। और ऐसा क्यों है तो देखिए आगे, बिल्कुल बराबर नहीं हो सकती, उनमें से किसी एक को डिफरेंट होना पड़ेगा। किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। पाउली अपवर्जन सिद्धांत को इस प्रकार कहा जाता है, केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर इस तरीके से रखे जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि इनका जो प्रचक्रण है वो विपरीत होना चाहिए, मतलब इनका स्पिन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं तो बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगी। इसमें से क्या होगा कि n, l और m, मतलब ये तीन क्वांटम संख्याएं बराबर हो सकती हैं, इसके अलावा चौथी जो क्वांटम संख्या होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। n, l और m, l जिसको हम कहते हैं, ये तीन बराबर हो सकती हैं, एक समान हो सकती है, लेकिन चौथी जो क्वांटम संख्या होगी, जिसे प्रचक्रण क्वांटम संख्या भी कहा जाता है, वो डिफरेंट होनी चाहिए। किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों में पाउली अपवर्जन सिद्धांत लगाया, देखो किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों में पाउली अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा लगाया गया जो नियंत्रण है वो इस बात को डिसाइड कर देता है कि किसी भी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्षमता कितनी होगी। मतलब ये कि किसी भी उपकोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ये काफ़ी हद तक हमें पाउली अपवर्जन सिद्धांत से पता चलता है। उदाहरण के लिए अगर बात कर लेंगे, अगर 1s में आप देखें एक कक्षक होता है, क्योंकि s में हम जानते हैं एक ही कक्षक वहाँ पे होता है, तो 1s में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इस प्रकार एक
यानी कि 1s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 ही हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से आप p और d की बात कर लें तो p तथा d उपकोषों में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकाल सकते हैं, बिकॉज p के अंदर 3 क्या होंगे, वहाँ पर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, और d के अंदर वहाँ पर 5 क्या होंगे, वहाँ पर ऑर्बिटल होंगे। इस तरीके से तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, क्योंकि एक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए, है ना, किसी पर्टिकुलर क्वांटम संख्या आपको दिया हो तो मुख्य क्वांटम संख्या n वाले किसी कोष में हमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करनी हो, ठीक है, आपको n का वैल्यू आपको दिया हो और आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम इस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं 2n²। क्लियर है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम ये कहता है, यह नियम एक ही उपकोष में, ध्यान से समझना इस चीज़ को, यह नियम एक ही उपकोष में एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। हमें पता है कि किसी भी उपकोष में क्या होते हैं, किसी उपकोष के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इन ऑर्बिटल्स को भरते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो पहली बात आती है यहाँ पर, यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है क्योंकि इन कक्षकों की ना ऊर्जाएं बराबर होती हैं और इसीलिए इन कक्षकों को समभ्रंश कक्षक या डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। यह नियम इस प्रकार है, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन 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 हम तब तक नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी सब सेल के अंदर या किसी भी उपकोष के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं तो आप कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं करेंगे जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्या है ये हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम ये कहता है, जैसे मान लो ये आपके पास है p सब सेल, तो p उपकोष की हम बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि p उपकोष के अंदर 3 क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। एक का नाम क्या है, px है, py है और इस तरीके से pz होता है। हम ये भी जानते हैं कि इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है आकार में और कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी बिल्कुल एज इट इज सेम होती है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इन ऑर्बिटल्स को भर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हम तब तक नहीं करेंगे। मान लो इस ऑर्बिटल में हमें, इन ऑर्बिटल्स में हमें या p सब सेल के अंदर हमें कितने हमें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है। क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन को रखा, दूसरे में हमने 1 इलेक्ट्रॉन को रखा और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन को रखा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम ये सोचें कि पहले ऑर्बिटल में हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन को रख लें और फिर, ठीक है, यहाँ इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न है हम बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे, उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। तो यही कहता है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ठीक है, तो एक ही सबसेल में कक्षकों के में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उस सब सेल के सभी कक्षकों को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। तो ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे कि अगर बात कर लें, क्योंकि 3 p की बात कर लें, क्योंकि p के अंदर हम जानते हैं कि 3 क्या होंगे, वहाँ पर कक्षक होते हैं। मतलब p जो सब सेल होता है उसके अंदर 3 कक्षक होते हैं और d सब सेल के अंदर 5 कक्षक होते हैं। और वहीं अगर बात कर लें कि f सब सेल के अंदर कितने होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम देख सकते हैं कि p में जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो कब होगा। अब देखिए यहाँ पर p की बात कर लें तो p में क्या हुआ, चौथा जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ही पेयरिंग होगी, चौथे इलेक्ट्रॉन पर पेयरिंग होती है। d के अंदर क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पहले भर जाएंगे, छठवें इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगी। और इसी तरीके से अगर आप f ऑर्बिटल की बात कर लें, f सबसेल की बात कर लें, तो उसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके भर दो, ठीक है, 7 हो गए और 8वें इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगी। ठीक वैसा यहाँ पर कहा गया है कि p अगर सबसेल है तो उसमें चौथे, d सबसेल है तो उसमें छठवें और f सबसेल के अंदर 8वें इलेक्ट्रॉन के भरने पर ही पेयरिंग होगी। यह देखा गया है कि आधे भरे और पूर्ण भरे हुए जो समभ्रंश कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व उनकी सममिति के कारण ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि समभ्रंश कक्षक इनको कह रहे हैं जिनकी एनर्जी बराबर है। ठीक है, जहाँ पर हम बात कर लें अगर p कक्षक, p सबसेल की बात कर लें
तो पी सबसेल में 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो होंगे ये आपस में क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, समभ्रंश कक्षक इनको कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखा जाता है। ध्यान से देखना यहाँ पर, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से रखा गया है, किस तरीके का वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, कन्फिगरेशन होगा, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहा जाता है। यदि विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने या भरे जाने से संबंधित मूल नियमों को हम ध्यान में रख लें, जो कि हमने अभी भी पढ़ा है, अफबाउ नियम की बात कर लें, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात कर लें, हुंड का अधिकतम बहुलता के नियम की बात कर लें, अगर ये सारे नियम और रूल्स को हम याद कर लें, उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के लिए परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के तरीके बता सकते हैं। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 2 तरीके से निरूपित किया जा सकता है। पहला तो ये, जिसमें हम सबसेल यहाँ पर लिख देते हैं जैसे SP-D, और उनके ऊपर से ना पावर्स में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस सबसेल में भरे गए हैं। दूसरा यहाँ पर आता है कक्षक आरेख, यानी ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें हम S की बात कर लें तो उसमें एक ही कक्षक होता है, P की बात कर लें तो वहाँ पर 3 कक्षक होंगे, D की बात कर लें तो वहाँ पर 5 होंगे। इस तरीके से हम बॉक्स के फॉर्म में बना लेते हैं। पहले संकेतन में उपकोष को संगत अक्षर चिन्ह से निरूपित किया जाता है, S है, P है, D है या F है, और उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम मूर्धांक ABC से डिनोट कर लेते हैं। इत्यादि से दर्शाने के बाद विभिन्न कोषों के लिए निरूपित समान उपकोष का, है ना, विभिन्न कोषों के लिए निरूपित समान उपकोष का विभेदन करने के लिए हम क्या करते हैं कि उपकोष के सामने मुख्य क्वांटम संख्या जरूर लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने लिखा 1s या 2s की हम बात कर लें, F सबसेल के लिए, S सबसेल के लिए 1s भी होता है, मतलब 1 भी होता है, 2 भी होता है या 3s हो सकता है। इस तरीके से हम लिख देते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को। दूसरे संकेतन में उपकोष के प्रत्येक कक्षक को एक बॉक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के धन चक्रण को हम स्पिन अप जैसे तीर द्वारा, और ऋण प्रचक्रण को हम स्पिन डाउन, ठीक है, डाउन एरो से, तीर से दर्शाया जा सकता है। पहले संकेतन की तुलना में दूसरा संकेतन का लाभ ये रहता है कि दूसरे संकेतन में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं को लिख सकते हैं, और चौथी क्वांटम संख्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम यहाँ पर या तो हम लिखते हैं स्पिन अप से और दूसरा लिखते हैं स्पिन डाउन से। क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में होगा, जिसे हम 1s कक्षक कहते हैं। अतः हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो पहले ही ऑर्बिटल में आ जाएगा, यानी कि 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, इसका अर्थ यह है कि इसके 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हीलियम की बात कर लें तो हीलियम 2 पर आता है, यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ऐसे में उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हीलियम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो भी 1s कक्षक में ही आता है, और ऐसे में क्या होगा कि हीलियम का जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी 1s कक्षक में आता है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है 1s2। क्लियर हुआ, क्योंकि एक S के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, और ऐसे में उसमें मैक्सिमम हम जानते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत प्रचक्रण में होंगे, उसे कक्षक आरेख में इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो 1s कक्षक में होगा, जो इसकी हाईएस्ट स्टेबिलिटी होगी यहाँ पर। ठीक है, हीलियम की बात कर लो तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हीलियम के ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ तो जाते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इन दोनों का स्पिन ना अपोजिट हो, इस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। बात करते हैं कि लिथियम जो होता है Li से इसे डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो 1s कक्षक में तो नहीं आ सकता। ऐसे में क्या होगा कि अगला जो कक्षक होगा हमारे पास क्या होगा, 2s होगा। अब 2s में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम इस तरीके से उसको लिखेंगे 1s2 2s1। इस तरीके से लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जा सकता है। अब लिथियम के बाद कौन आता है, तो लिथियम के बाद आता है अब बेरिलियम। बेरिलियम की बात करें तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, बिकॉज हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। S सबसेल के अंदर यहाँ पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, S सबसेल के अंदर होते हैं यहाँ पर एक ऑर्बिटल यहाँ पर होता है।
एस सबसेल के अंदर यहाँ पर होता है एक ऑर्बिटल और ऐसे में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। तो बेरिलियम की बात कर लें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। ऐसे में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसे में 1s2 2s2 लिखा जा सकता है, बिकॉज चौथा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2s में भर जाएगा। तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देख सकते हैं। बात करें अगले 6 तत्वों की बात कर लें जो कि बेरिलियम के बाद में आते हैं, तो अगले 6 तत्वों में 2p कक्षक हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि 2p6 में हम बात कर ले तो 2p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ऐसे में एक एक करके जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भरे जाएंगे। बोरोन की बात कर लें, बोरोन को हम एटॉमिक नंबर होता है 5, तो ऐसे में 1s2 2s2 और 2p1 यहाँ पर इस तरीके से लिखा जा सकता है। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर होता है तो छठवां इलेक्ट्रॉन 2p में ही आएगा। ठीक है, और इस तरीके से 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर है 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 तक के एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है 2p कक्षकों को भरने की प्रक्रिया। 2p कक्षकों को भरने की प्रक्रिया नियोन पर जाकर खत्म हो जाती है। इन तत्वों के कक्षा चित्र आगे दिखाए गए हैं तो आप ध्यान से देखना। सोडियम की बात कर लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो ऐसे में 1s2 2s2 2p6 यानी कि 1s2 2 4 और 10 और 11वां इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 3s में आएगा। 3s के अंदर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जो कि आप अगर नेक्स्ट मैग्नीशियम की बात कर लें तो मैग्नीशियम 12 पे आता है, तो 12वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहीं ना कहीं इसमें 3s2 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि आप सोडियम से आर्गन तक जाएंगे तो आपको इस तरीके से 3s तो यहाँ भर जाएगा। 3s के बाद कौन आता है, फिर 3p भरा जाएगा, क्योंकि 3s में मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर पाओगे। फिर हम बात करेंगे कि 3p की, तो इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर 3p6 जो होगा इस तरीके से आर्गन तक बढ़ेंगे तो आपको 3p6 फुल्ली फिल हो जाएगा। तक के सभी तत्वों की बात कर लें तो ऑर्गन तक के सभी तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की पद्धति लिथियम से नियोन तक का जैसा वैसा वहाँ था, ठीक वैसा ही यहाँ पर होता है। उसमें 2p6 भर रहा था, यहाँ पर 3p6 भरेगा। यहाँ अंतर केवल ये रहता है कि 3s तथा 3p कक्षक भरे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है, बशर्ते ये है कि 2 कोषों के कुछ कुल इलेक्ट्रॉनों को हम नियोन कहते हैं। कैसे? नियोन की हम बात कर लें तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप जब जानते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर देख लो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। 1s2 2s2 2p6 ये नियोन होता है। तो यहाँ तक के कन्फिगरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, नियोन लिख सकते हैं इसके आगे के एलिमेंट्स के लिए। कैसे? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से पहले दिए गए उनको डिस्कशन कर लेते हैं। अब लिथियम की आप बात करोगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s1 में 2s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 1s2 2s2 यानी कि अब देखो यहाँ पर स्पिन जो है अपोजिट स्पिन है, यहाँ पर भी अपोजिट स्पिन है, तो 1s2 2s2 कंप्लीट है। 1s2 2s2 2p1 p में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। 1s2 2s2 2p2 ये कार्बन के लिए हो गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन की बात कर लें तो 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। और इस तरीके से ऑक्सीजन के लिए बात कर लो 1s2 2s2 2p4। क्लियर है, क्योंकि पी में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है फ्लोरीन, जो कि एटॉमिक नंबर होता है 9 और नियोन होता है एटॉमिक नंबर 10। इस तरीके से आप डिस्कशन देख सकते हैं इन चीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन तत्वों के नाम से निरूपित इन्हें किया जाता है। सोडियम से आर्गन तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे लिखा जा सकता है। देखो सोडियम की अब बात कर लें तो सोडियम होता है एटॉमिक नंबर में 11, और 11 के लिए हम जानते हैं कि 10 तक तो हम लिख सकते हैं नियोन को, बिकॉज नियोन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 होता है। तो ये तो सेम रहने वाला है सोडियम के अंदर, तो उसको हमने नियोन के टर्म में लिख दिया। और नेक्स्ट ऑर्बिटल आएगा 3s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, टोटल हो गए 11। ऑर्गन की बात कर लें तो ऑर्गन को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऑर्गन की बात कर लें, ऑर्गन होता है 18 पे, तो ऐसे में 10 तक के लिए हमने ये लिखा और अगले 8 के लिए हमने 3s और 3p को भर दिया। पूर्ण रूप से भरे हुए कोषों के इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, पूर्ण रूप से भरे हुए कोषों के इलेक्ट्रॉन को हम क्रोड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोष में भरे जाते हैं उनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझ लो इसको। एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं अपन, मान लो कि ये होता है आपका एटम का ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से ऑर्बिटल्स भरे गए हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सेल हो गया, के सेल मान लो, है ना, ये चीज़ हमने डिस्कशन की है। ये के सेल हो गया, एल सेल हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से भरा हुआ जो सेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं क्या, क्रोड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप ध्यान से देखना,
इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये पहला सेल होगा, ये दूसरा सेल है। अब देखिए यहाँ पर कि ये सेल ना कंप्लीट है, क्योंकि इस एटम के लिए ये वाला आउटर सेल होगा, ये वाला आउटर सेल है। तो हम कह रहे हैं कि ये वाला सेल तो कंप्लीटली होगा, मतलब पूर्ण रूप से भरा है, तभी नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गया है। इसका मतलब है इस सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा, क्रोड इलेक्ट्रॉन, यानी पूर्ण रूप से भरे हुए कोष के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है क्रोड इलेक्ट्रॉन। और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब आउटर सेल कंप्लीट हो भी सकता है, ना भी हो, तो ये चीज़ तो हमें डिस्कशन करना होगा, लेकिन हमें ये जानना होगा कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जबकि एक कंप्लीट सेल के इलेक्ट्रॉन जो कि अंदर की तरफ होगा उसको हम कहेंगे क्रोड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही बात बोली गई है। ठीक है, क्रोड इलेक्ट्रॉन्स इनको कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से भरा जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन इनको कहा जाता है। मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि वे इलेक्ट्रॉन जो कि अंदर की तरफ होंगे, पूर्ण रूप से भरे हुए कोषों में प्रेजेंट होते हैं, उनको कहा जाता है यहाँ पर क्रोड इलेक्ट्रॉन्स। और वे इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता कोष में प्रेजेंट होते हैं आउटर सेल में, या उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोष में प्रेजेंट होंगे, उनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप ध्यान से देख लें, अगर आप उदाहरण के लिए नियोन में देखेंगे तो नियोन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्रोड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से इसका तो कंप्लीट है। तो कंप्लीट वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, कंप्लीट वाले जो सेल्स हैं, उनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्रोड इलेक्ट्रॉन। सोडियम से आर्गन तक आप जाएंगे तो ऐसे में आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में दिखेंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम के अंदर एक होता है आउटर सेल में, मैग्नीशियम में इसी तरीके से 2 आउटर सेल में मिलेंगे, तो उनको हम कहेंगे वहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम तथा कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम को हम लिखते हैं Ca से, में 3D कक्षक की तुलना में 4s की ऊर्जा कम होती है, और इसी के कारण इसमें प्रथम और द्वितीय इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 4s में भरे जाएंगे। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। पोटेशियम की बात कर लें तो 19 पर आता है पोटेशियम, कैल्शियम की बात कर लें तो ये 20 पर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 है ना, ये हो गया कितने 10 3s2 और 3p6, ये कितने हो गए 2 4 10 12 और 6 18। अब 19वां जो इलेक्ट्रॉन होगा या तो वो किस में आना चाहिए, 3D में आना चाहिए, या वो 4s में आना चाहिए। तो ये डिसाइड हमने पहले कर लिया है, बिकॉज इसके लिए n+l वैल्यू 5 होता है, इसके लिए n+l वैल्यू 4 होता है। इसकी एनर्जी कम होती है, इसीलिए ऐसा होता है कि पोटेशियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो आना है वो 4s में आएगा। कैल्शियम के अंदर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है वो यहाँ पर इस तरीके से भरा जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर बात करते हैं स्केंडियम से प्रारंभ करने पर एक नया लक्षण हमें दिखाई देता है। 3D कक्षक की ऊर्जा जो होती है वो 4p के कंपैरिजन में कम होती है, ये हम जानते हैं n+l रूल से। ठीक है, अब बात आती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, 3D में भरा जाएगा, बाद में 4p में भरा जाएगा। परिणाम स्वरूप आपको देख सकते हैं यहाँ पर स्केंडियम 21, ठीक है 22 23, स्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इस तरीके से ये एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ना इस तरीके से है 21 से 30 तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनमें हुआ क्या है। इनमें हुआ ये है कि पांचों 3D जो कक्षक है, इनमें हुआ ये है कि पांचों 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। हम ये देखकर चकित हो सकते हैं कि क्रोमियम और कॉपर की बात कर लें, इनमें 3D जो कक्षक होते हैं, इनमें अगर आप क्रोमियम की बात करेंगे तो 3D में 4 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कॉपर में आप सोचेंगे कि 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, बट ऐसा नहीं होता है, जबकि होता ये है कि क्रोमियम के अंदर 5, और किसकी बात कर लें, कॉपर की बात कर लें तो उसके 3D में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों होता है, इसका कारण भी हमें जानना होगा, तो ध्यान से देखना। इसका कारण ये है कि आधे भरे या पूर्ण भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं, उनकी ऊर्जा कम रहती है। P3 P6 हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड, या फील्ड हो गया, ये सॉरी फुल्ली फील्ड हो गया, हाफ फील्ड, फुल फील्ड हो गया, ठीक है, इत्यादि विन्यास जिनके कक्षक या तो पूरे भरे होंगे या आधे भरे होंगे, उनको अधिक स्थायित्व उनका होता है। अतः क्रोमियम और कॉपर में जो D5 मिलता है और D10 मिलता है, क्रोमियम में मिलता है D5 और कॉपर में मिलता है D10, ये दोनों ही विन्यास जो हैं वो स्टेबल फॉर्म है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये अपवाद की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की, और कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर ये है कि देखो, यहाँ पर मैं एक बार कॉपर और क्रोमियम का समझा देता हूँ। तो कॉपर क्रोमियम में ये होता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं इसका 24 होता है, कॉपर जो होता है वो 29 होता है। 1s इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि आर्गन जो होता है वो तो होता है 18 के बाद जो होगा वो आपका 3D और 4s होता है। अब बात आती है कि 3D और 4s में इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कहाँ पर आएगा, 4s में आएगा, तो 18 तो ये हो गए,
और 2 20 और 20 और उसके बाद कितने भरे जाने हैं 4 होना ये चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर होता ये है कि ये जो 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, डी के अंदर, और डी में हो जाते हैं यहाँ पर 5। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर इसमें भी होता है। ऑर्गन की इसमें बात कर लें कॉपर की, तो ऑर्गन 18, 3d4s की बात कर लें तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर हो जाता है 10। तो ये दोनों फॉर्म्स आप देख सकते हैं 3d5 और 3d10, ये क्रोमियम और कॉपर की बात हो रही है। ये स्टेबल फॉर्म्स होती है क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, यही बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है 3D कक्षों के भरने के बाद गैलियम की बात कर लें, गैलियम से 4p कक्षा का भरना स्टार्ट होता है। क्रिप्टन की बात कर लें, उसको पूरा किया जाता है। अगले 18 तत्वों में रूबीडियम से जिनोन तक की बात करें 5s 4d 5p, यानी आप ये बात ध्यान रख लें कि n+l रूल वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं जो 4s 3d और 4p कक्षकों की थी। इसके बाद 6s कक्षों को भरना स्टार्ट किया जाता है। सीजियम तथा बेरियम में इस कक्षक क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी जहाँ मिल रही हो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड से, वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं लेंथेनम से मरकरी तक आप 4f और 5d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 6p 7s और अंततः यहाँ पर 5f और 6d कक्षकों को भरा जाता है। यूरेनियम के बाद के तत्व की बात कर लें, कम स्थायी होते हैं बिकॉज उनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है जिनको आप देख सकते हैं। आप पूछ ये सकते हैं, आपका सवाल ये हो सकता है कि आखिर इन विन्यासों को जानने से मतलब क्या है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं। आधुनिक रसायन के अंदर आज जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमें रासायनिक व्यवहार को समझना है, केमिकल्स का जो बिहेवियर है वो समझना है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम किसी भी केमिकल के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ लें। उदाहरण के लिए कुछ प्रश्नों की बात कर लें कि 2 या 2 से अधिक जो परमाणु होते हैं वो आपस में अणु क्यों बना लेते हैं, रिएक्ट करके आपस में अणु क्यों बना लेते हैं, या कोई भी तत्व जो होता है वो धातु या धातु क्यों होता है। या फिर हम ये कहें कि हीलियम और आर्गन जैसे तत्व जो हैं वो क्रियाशील नहीं होते, जबकि हैलोजन जैसे तत्व बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब अगर आपको ढूंढने हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ता है। इन सब के उत्तर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दिए जा सकते हैं। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है इस बात का स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं करता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के कई पहलुओं को आप भली प्रकार समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संरचना की पूरी जानकारी आपको होना बिल्कुल ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं कि हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, पूर्ण रूप से पूरित या अर्धपूरित जो उपकोष होते हैं, उनका स्थायित्व ज़्यादा क्यों होता है। किसी तत्व का तटस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसकी न्यूनतम ऊर्जा से संबंधित होता है, जहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अधिकांश परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2.6.5 में दिए गए मूलभूत नियमों का अनुसरण करते हैं। और परंतु कुछ तत्वों की बात कर लें, जैसे हमने कॉपर और क्रोमियम की बात की, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4s और 3d में इनकी ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। और इसी अंतर कम होने की वजह से क्या होता है कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसीलिए उसको 3d5, यानी कि क्रोमियम की बात करेंगे तो 3d5 और कॉपर की बात करेंगे तो 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर देखने को मिलता है। इस स्थानांतरण से उपकोष के सभी ऊर्जा वाले कक्षक प्राप्त हों जो पूर्ण पूरित या अर्धपूरित हों। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है कि क्रोमियम या कॉपर के अंदर आपको इस तरीके का विन्यास देखने को मिलता है। ये आपका क्रोमियम के अंदर और ये कॉपर के अंदर देखने को मिलता है, जबकि जनरली ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा पाया गया है कि इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में अतिरिक्त स्थायित्व होता है। तो अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा मिली है, मतलब हम क्यों इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल्स के लिए। तो एक बार आप इस चीज़ को देख लें ध्यान से। अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित उपकोषों के स्थायित्व का कारण अगर हम जानें तो पूर्ण पूरित या अर्धपूरित उपकोषों के स्थायित्व का कारण ये है। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण होता है, यानी बिल्कुल सममित वितरण होता है बराबर तरीके से। यह भली भांति विदित है कि सममिति जो होती है वो स्थायित्व प्रदान करती है। पूर्ण रूप से भरे हुए या अर्धपूरित उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण बिल्कुल सममित होता है। यह अत्यधिक स्थायी होता है। एक ही उपकोष में, यहाँ हम 3D की बात कर रहे हैं, तो इनमें जितने भी आपको कक्षक मिलेंगे उन सब की ऊर्जा बराबर होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है, परंतु उसके त्रिमिमीय वितरण भिन्न होते हैं। फलस्वरूप ये एक दूसरे को आपेक्षिक रूप से कम परिरक्षित करेंगे। मतलब समझ रहे हो ना, परिरक्षित का मतलब का बात कर रहे हैं कि शिल्डिंग वो कम करेंगे, एक दूसरे को वो कम एक तरीके से शिल्ड कर पाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अधिक प्रबलता से आकर्षित हो जाता है। ठीक है, सममिति का ये फर्क पड़ता है।
दूसरी बात आती है विनिमय ऊर्जा या एक्सचेंज एनर्जी की बात कर लें। ये जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यह स्थायीकरण प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है जिनके पृथक्करण समान हो और एक उपकोष के समभ्रंश कक्षकों में वो उपस्थित हो। ये इलेक्ट्रॉन अपना स्थान विनिमय करने की प्रवृत्ति रखते हैं और इस विनिमय के कारण जो मुक्त ऊर्जा होती है उसी को विनिमय ऊर्जा या एक्सचेंज एनर्जी कहा जाता है। संभावित विनिमयों की संख्या तब अधिकतम होगी जब उपकोष पूर्णतः भरे या अर्धपूरित हों। इसके फलस्वरूप विनिमय ऊर्जा अधिकतम होती है। इसी प्रकार स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। आप देखेंगे कि हुंड के नियम का आधार है जिसके अनुसार समान ऊर्जा के कक्षकों में जाने वाले इलेक्ट्रॉन के यथासंभव समानांतर पृथक्करण होते हैं। अन्य शब्दों में ये भी कहा जाए कि अर्धपूरित या पूरी जो उपकोष होते हैं उनका स्थायित्व 3 रीजन से सबसे ज़्यादा है। अपेक्षित रूप से कम परिरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कम कूलाम्बिक प्रतिकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। उच्च विनिमय ऊर्जा के कारण ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी आएगी जिससे स्टेबिलिटी भी वहाँ पर बढ़ने लगती है। ये डायग्राम्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन डायग्राम्स को आप ध्यान से देखिए कि विनिमय किस तरीके से हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इस तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से ये क्या है ना कि हाफ फील्ड है और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ये ज़्यादा लेके जाता है। तो आई होप कि आज के सेशन में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन की है। आपको सेशन समझ आया होगा, टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स टू